गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे थे और कक्षा 12 की गणित में अब तक हम तीसरी एक्सरसाइज पढ़ चुके थे आव्यू। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर अवकलन पढ़ाइए, तो मैं अब आपको अवकलन पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आपकी छठी एक्सरसाइज है, छठी में तो सांतत्य अवकलनीयता है, सातवीं एक्सरसाइज है अवकलन। तो दोस्तों मैं अब आपको अवकलन पढ़ा रहा हूँ। तो अवकलन में दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अवकलन होता क्या है, पहले तो मैं आपको अवकलन का मतलब समझाता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका शब्द में ही ढूंढो, अव प्लस कलन, अव प्लस कलन। अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो दोस्तों हिंदी में अव एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग का मतलब होता है कम करना, कम। अव का मतलब होता है कम और कलन मतलब गणितीय कैलकुलेशन के थ्रू कम करना, गणितीय कैलकुलेशन करना। तो अवकलन मतलब कम करना, मतलब ऐसी कैलकुलेशन, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को कम करें, जितना लिख रहा है उससे उसको कम कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका अवकलन कहलाता है। दोस्तों, एक ऐसी गणितीय प्रक्रिया, एक ऐसा गणितीय मेथड जिसकी सहायता से किसी भी संख्या को, किसी भी फलन को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये कम करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अवकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। तो दोस्तों अवकलन में सबसे पहले हम दो बातें सीखेंगे। देखिए दोस्तों, राशियाँ, सबसे पहले मैं राशियों की बात करता हूँ। दोस्तों राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, ध्यान देना दोस्तों, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। राशियाँ एक तो होती है चर राशि, आप जानते होंगे दोस्तों, और एक होती है अचर राशि। कितनी होती हैं राशियाँ, राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। दोस्तों चर राशि कौन सी होती है, चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। कौन सी राशि होती है चर राशि, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो अचर राशि क्या हुई कि वह मान जो स्थिर रहता है, जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर। तो ध्यान देना दोस्तों, जो चर राशि होती है, जो चर राशि होती है वो भी दो प्रकार के होते हैं। चर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वतंत्र चर, कौन सा होता है दोस्तों, स्वतंत्र चर, और दूसरा चर होता है आश्रित चर। कौन सा, आश्रित चर। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको चर समझा रहा हूँ, राशियाँ समझा रहा हूँ। पहले अवकलन को पढ़ने से पहले मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते तो हैं चर और अचर, ये पता ही नहीं होता होता क्या है। ये राशि होती है, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, चर राशि और अचर राशि। तो अचर होता है जिसका मान स्थिर हो। जैसे हम गणित में जितनी भी गणित की संख्याएं पढ़ते हैं, 1 2 3 -1 2, जो भी संख्या पढ़ते हो आप, वो सब की सब क्या है, अचर राशि। तो चर राशि देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हो वो चर राशि होती हैं, क्योंकि उनका मान स्थिर होता नहीं है, बदलता रहता है। किसी सवाल में जैसे x का मान 2 निकाल लिया, किसी सवाल में x का मान 5 आ गया, किसी सवाल में 0 आ गया, तो x का मान फिक्स नहीं है ना दोस्तों, तो सवाल के साथ साथ बदलते जाते हैं ये। तो देखिए, जो चर राशि होती है वो दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र चर कौन सा होता है और आश्रित चर कौन सा होता है, ध्यान देना दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ y बराबर 3x + 4। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको बहुत बारीक चीज़ समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपके बुक्स में नहीं हैं, तो मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ही है, आप इनको सीख के चलें दोस्तों। जैसे लिख रहा है y बराबर 3x + 4 लिख रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप x का मान 0 रखते हो तो y का मान क्या निकलता है, 4। यहाँ x का मान 0 रखोगे तो 0 गुणा ही हो जाएगा 0, तो y का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 4 आएगा ना। x का मान 1 रखते हो तो y का मान आता है 7। x का मान 2 रखते हो तो y का मान आ रहा है 2 × 3 = 6 + 4 = 10।
तो आप दोस्तों एक चीज समझिए, एक बात समझिए कि आप मान किसका रख रहे हो, x का। मान किसका रख रहे हो, x का, और निकल किसका रहा है, y का। तो दोस्तों हम अपनी मर्जी से मान किसका रख रहे हैं, x का रख रहे हैं अपनी मर्जी से। लेकिन क्या y अपनी मर्जी से मान प्राप्त कर रहा है, नहीं, y को जबरदस्ती मान प्राप्त करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि x का मान रखते हैं, y बेचारा स्वतः ही निकल जाता है। x का मान रखते हैं, y स्वतः ही निकल जाता है, खुद निकल जाता है। x का मान रखा, y खुद निकल गया। मतलब y को तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। दोस्तों x का मान बदला जा रहा है, y का मान भी बदलता जा रहा है। दोस्तों ध्यान देना, हम बदल किसका रहे हैं मान, x का, y का स्वतः ही बदल रहा है। मतलब ये हुआ जब जब x बदलेगा तब तब y बदल रहा है। x का मान स्थिर रख दोगे तो y स्थिर रहेगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझो कि y किसके ऊपर निर्भर हुआ, x के ऊपर निर्भर हुआ। देखो x अपना मान रखने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी रखो, ठीक है ना, निकल के किसका आएगा, y का। तो y किसके ऊपर निर्भर हुआ, x के ऊपर निर्भर हुआ। तो ध्यान देना दोस्तों, इसके अंदर चर तो दो हैं, चर तो दो हैं, एक x है और एक y है। लेकिन x जो चर है वो अपना मान रखने के लिए स्वतंत्र है। x का हम कुछ भी मान रख सकते हैं। तो x तो हुआ हमारा स्वतंत्र चर। कौन सा चर हुआ दोस्तों, x हमारा स्वतंत्र चर, वह चर जो अपना मान रखने के लिए स्वतंत्र हो। और y किसके ऊपर निर्भर है, x के ऊपर निर्भर है। कैसे, देखो आप मान किसका रख रहे हो, x का, मिल किसका रहा है, y का। तो y तो x के ऊपर निर्भर हुआ ना दोस्तों। जब x का मान रखोगे तब y का मान निकलेगा। y का मान कब निकलेगा, जब आप x का मान रखोगे तब y का मान निकलेगा। तो y निर्भर हुआ, तो y यहाँ पर कौन सा चर होगा दोस्तों, आश्रित चर हुआ। y कौन सा चर हुआ, आश्रित चर। मुझे उम्मीद है आपको स्वतंत्र चर और आश्रित चर में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसके बाद आप इसका खींचना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको कि चर होने के बाद। देखिए दोस्तों, अब आगे देखिए, जैसे मैंने चर की बात करी, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, आप अपनी बुक में जब भी x और y को पढ़ोगे तो ध्यान रखना दोस्तों, अपनी बुक की बात कर रहा हूँ, मतलब 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, हमेशा तो नहीं बट मोस्टली हम जब भी हम बुक में पढ़ेंगे तो x को स्वतंत्र चर के रूप में पढ़ेंगे और y को आश्रित चर के रूप में पढ़ेंगे। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको अवकलन बता रहा हूँ, मैंने ये बताया था। इसके बाद देखिए जैसे कि फलन होता है f(x), फलन होता है, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, मतलब x का फलन। तो यहाँ पर ये जो x होता है दोस्तों, ये स्वतंत्र चर होता है। कैसा चर होता है, ये स्वतंत्र चर होता है। तो दोस्तों हमको याद रखना है हमेशा कि y बराबर क्या होता है, f(x) होता है। y बराबर क्या होता है दोस्तों, f(x) होता है। f(x) का मान किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ दोस्तों, समीकरण नंबर 1 डाल रहा हूँ। अब आगे देखिए, यदि आप x के मान में अल्प परिवर्तन डेल कर, x के मान में अल्प परिवर्तन डेल x करते हो, ध्यान देना, x के, देखो लिखना नहीं है, वैसे ही समझना है, तो ध्यान देना, x के मान में अल्प परिवर्तन डेल x कर दिया दोस्तों, ध्यान देना, ऐसे लिख लो इसको, डेल x। ध्यान देना दोस्तों, मैंने x के मान में परिवर्तन, x के स्थान पर क्या लिख दिया, x प्लस डेल x। मतलब क्या हुआ, x में अल्प परिवर्तन किया है मैंने, कितना किया है, डेल x। यहां पर ये जो डेल x है बहुत एक छोटी थी, नगण्य के बराबर। नगण्य मतलब दोस्तों ना के बराबर, जो लगभग 0 के बराबर हो। पूरा मान 0 तो नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है। तो इसमें परिवर्तन कर दिया मैंने, क्या कर दिया दोस्तों, परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन x में क्यों किया है, क्योंकि x कौन सा चर है, स्वतंत्र चर है। मैंने बताया ना दोस्तों, y बराबर f(x) जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर x कौन सा चर होगा, स्वतंत्र चर होगा, और y आश्रित चर होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, आप परिवर्तन किस में कर सकते हो, स्वतंत्र चर में, मतलब x में। तो यदि मैंने x के मान में अल्प परिवर्तन डेल x किया तो y के मान में भी स्वतः ही, क्योंकि मैं बताया ना y किसके ऊपर निर्भर है, x के ऊपर निर्भर है। यदि आप x में परिवर्तन करोगे तो y में तो स्वतः ही परिवर्तन
हो जाएगा, और जितना परिवर्तन आप x में करोगे ना उतना ही परिवर्तन y में होगा। तो y के मान में भी स्वतः परिवर्तन डेल y हो गया। कितना हो गया दोस्तों? y के मान में भी स्वतः ही परिवर्तन डेल y हो गया, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर है। इसको डाला मैंने समीकरण नंबर 2। तो ध्यान देना दोस्तों, समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ध्यान देना, तो y प्लस डेल y माइनस वाई, LHS में से LHS घटेगा और RHS में से RHS घटेगा। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? डेल y fx प्लस डेल x माइनस fx। मैं आपको दोस्तों अवकलन बता रहा हूँ, अवकलन कैसे होता है। आगे देखिए, दोनों तरफ डेल x का भाग देने पर, क्यों दे रहे हैं दोस्तों उसका रीजन बाद में बताएंगे, लेकिन आप पहले देखते जाइए। दोनों तरफ डेल x का भाग देने, डेल y अपॉन डेल x बराबर, यहाँ पे भी देंगे हम भाग एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो ध्यान देना कैसे लेंगे? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर, यहाँ पे भी लिमिट लेनी है हमें, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, यही आपका जो निकल के आया है ना, यही आपका क्या है? अवकलन है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। फिर आप सोच रहे होंगे सर हमने ये तो नहीं पढ़ा। दोस्तों इसी को ही हम क्या लिखते हैं छोटे रूप में? dy अपॉन dx लिखते हैं। इसी को ही dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x होता है दोस्तों। क्या होता है? डेल y अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर इसका आंसर ये होता है, मतलब इसका मान ये होता है। दोस्तों ये कोई मान नहीं होता। यहाँ पर आप देखोगे मैंने जहाँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स को मैंने क्या लिखा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसका ये कोई मान नहीं होता। मैंने लिखा जरूर है इसके स्थान पर इसको, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई मान नहीं है। ये केवल एक प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह मात्र लिया है हमने। क्या लिया है? केवल एक चिन्ह मात्र लिया है। केवल किसको? इसको प्रदर्शित करने का। ये दोस्तों बहुत बड़ा है, लिखने में बार बार दिक्कत देता है, इस वजह से इसको प्रदर्शित करने का एक छोटा तरीका निकाला है, और उसे क्या बोलते हैं हम? डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। फिर आप कहोगे सर ये क्या है? दोस्तों ये आपका, हम प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन पढ़ते हैं, किससे दोस्तों? प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन पढ़ते हैं तब हमें ये पैटर्न सीखने को मिलता है। अदरवाइज़ तो हमें सीधा सूत्र पढ़ना है और अवकलन करना है दोस्तों। वैसे अवकलन का ये पूरा प्रोसेस होता है। जब हम अवकलन करते हैं दोस्तों किसी भी फलन का, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, उसका पूरा पैटर्न होता है, इस प्रकार से अवकलन किया जाता है। लेकिन हम सूत्रों की सहायता से पढ़ते हैं। अगर प्रथम सिद्धांत से पढ़ें तो प्रथम सिद्धांत में हमें पूरा पैटर्न ये करना होता है। आपके सिलेबस में प्रथम सिद्धांत से अवकलन है नहीं दोस्तों, अगर होता तो मैं आपको वो समझाता। तो लेकिन आपको तो ये याद रखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता क्या है दोस्तों? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। एक्चुअल में ये कोई मान नहीं होता, ये कोई मान नहीं होता इसका, ये केवल एक प्रदर्शित करने का चिन्ह है। क्या है दोस्तों? एक प्रदर्शित करने का चिन्ह है। आगे देखिए दोस्तों, जैसे ये लिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है,
तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब हुआ dy में dx का भाग लग रहा है, यही कहोगे ना दोस्तों? नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो दोस्तों। ध्यान रखना, dy अपॉन dx का मतलब ये कभी भी नहीं है कि dy में dx का भाग लग रहा है। मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, ये केवल एक चिन्ह मात्र है, प्रदर्शित करने का क्या है दोस्तों? केवल एक चिन्ह मात्र है। इसका मतलब कभी भी dy में dx का भाग लग रहा है ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, ये केवल क्या है? एक चिन्ह मात्र है। तो dy अपॉन dx को प्रदर्शित करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, dy अपॉन dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, f डैश x। dy अपॉन dx को हम कैसे लिख सकते हैं? f डैश x। और भी एक तरीका है d, देखिए d ऑफ y, ध्यान देना, d ऑफ y। जहाँ पर इस कैपिटल D का मतलब क्या होता है दोस्तों? d अपॉन dx होता है। कैपिटल D का मतलब क्या होता है दोस्तों? d अपॉन dx। और भी तरीका है y1, ये इसका एक और तरीका है y1। 1 का मतलब एक बार अवकलन। हम जैसे जैसे और आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम समझते जाएंगे, हम अपनी किताब में ये पढ़ेंगे। तो आपको सर ये कब पढ़ेंगे इन सबको? ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन में हम जब 3 बार 4 बार 5 बार अवकलन पढ़ते हैं, तो मतलब बड़े बड़े अवकलन पढ़ते हैं, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये अवकलन को ही प्रदर्शित करने के सब तरीके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अवकलन समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल एक स्टार्ट पढ़ा है कि अवकलन का मतलब होता क्या है। अवकलन का मतलब मैंने शाब्दिक अर्थ समझाया, फिर dy अपॉन dx आता कहाँ से है वो समझाया, अवकलन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है वो समझाया है। अब दोस्तों, हम अवकलन पर आधारित जो सूत्र होते हैं, जिन पर हमें सवाल पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सूत्रों पर आधारित अवकलन पढ़ना है, तो हम सूत्रों पर आधारित अवकलन पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें सूत्र लिखने होंगे दोस्तों। मैं अभी सूत्र लिखता हूँ आपके लिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ अवकलन के। वो आपके बेसिक सूत्र हैं और वो आपको याद होने ही चाहिए, तभी आपसे वो सवाल होंगे जो मैं करवाऊँगा। तो अवकलन के कुछ सूत्र हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले d अपॉन dx साइन x। तो साइन x का जो अवकलन होता है सीधा, वो क्या होता है? cos x। याद रखना है दोस्तों, सीधा याद रखना है, साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। d अपॉन dx cos x, तो cos x का दोस्तों साइन x, लेकिन इसमें माइनस आ जाता है, माइनस का साइन x। तीसरा d अपॉन dx टेन x, टेन x का अवकलन होता है दोस्तों sec स्क्वायर x। चौथा d अपॉन dx cot x, cot x का जो अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। पांचवा देखिए दोस्तों, d अपॉन dx sec x, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन x। और छठा होता है d अपॉन dx cosec x। ध्यान देना दोस्तों, इसका होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है दोस्तों, ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हो गए, साइन cos tan cot sec cosec, सबका अवकलन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप एक चीज़ नोटिस करना दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है? c, यहाँ पे भी c और यहाँ पे भी c। ध्यान देना, एक चीज़ देखना, यहाँ पे c, यहाँ पे c और यहाँ पे c वालों के जो अवकलन है वो माइनस में आ रहे हैं। लोग देख लो दोस्तों, c वालों के जो अवकलन है वो माइनस में आ रहा है, केवल c वालों के, है ना दोस्तों। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि प्लस माइनस का कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस ना हो जब तक के लिए थोड़ी सी ट्रिक बना के याद रख सकते हो, बाद में तो ये याद हो ही जाते हैं दोस्तों। तो ये तो 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हो गए। अब सातवां देखिए, d अपॉन dx e की पावर x। तो d अपॉन dx e की पावर x का फॉर्मूला होता है दोस्तों e की पावर x, मतलब इसका अवकलन यही होता है, बदलता नहीं है। d अपॉन dx log x। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो log होता है ये e बेस पर होता है। कौन से बेस पर होता है? e बेस पर होता है। इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन x। नवा देखिए, d अपॉन dx a की पावर x, इसका जो अवकलन होता है a की पावर x इंटू log a होता है। और ये log भी कौन से बेस पर होता है? ध्यान रखना दोस्तों, log को जब भी आप फलन के रूप में पढ़ोगे
हमेशा ई बेस पर ही पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। और एक लास्ट है और जो सबसे मुख्य सूत्र है आपका, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये जो एन होता है ये आगे आ जाता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुल 10 फॉर्मूले लिखे हैं आज, तो उम्मीद करता हूँ आप आज की आज ही इन्हें, बल्कि अभी इन 200 सूत्रों को याद कर लोगे। देखिए दोस्तों, किताब के प्रश्न तब समझ में आएंगे जब ये 10 के 10 फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको केवल फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, कल मैं जो आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें आपको सवाल करवाऊँगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लोगे, तभी वो सवाल बेहतर समझ में आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।